चुनावी सभा में मेरे साथ उपस्थित भारत सरकार में मंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी, जिनके साथ लंबे समय मुझे काम करने का मौका मिला, ऐसे हमारे गिरिराज जी, हमारे राज्यसभा में सहयोगी और सांसद पूर्व में अध्यक्ष रहे गोपाल नारायण सिंह जी, मुंगेर में हमारे जनता दल के यूनाइटेड के सांसद श्री राजीव रंजन सिंह जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमती पिंकी शुक्ला जी, हमारे प्रदेश सरकार में मंत्री हमारे भाजपा के प्रत्याशी श्री विजय कुमार सिन्हा जी, जदयू के प्रत्याशी श्री रामानंद मंडल जी, हमारे लखीसराय भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री देवानंद साहू जी, लखीसराय के वीआईपी के जिला अध्यक्ष श्री सकलदेव सिंह बिंद जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए अपने इस क्षेत्र के सभी आदरणीय सज्जनवृंद, माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे नौजवान साथी, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, आज इस विशाल जनसभा में मुझे आने का मौका मिला है। आप सब लोग बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे, मुझे देरी हुई उसके लिए क्षमा, लेकिन जिस शांति से आप बैठे हुए हैं और सुनने के लिए उत्सुक हैं, वह इस बात का परिचायक है कि आपने चुनाव में अपने नतीजे बताने का निश्चय कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी, हम पार्टी के प्रत्याशी और वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी यानी एनडीए के प्रतिनिधियों को आपने चुनाव जिताने का मन बना लिया। मित्रों, मैं आपसे विधानसभा के चुनाव में इन दो चुनाव क्षेत्र की बात करने नहीं आया हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे माध्यम से कही हुई बात आप अपने रिश्तेदारों में, अन्य कंस्टिट्यूएंसीज में, अन्य विधानसभा क्षेत्र में भी आप मेरी बात को जरूर पहुंचाएं। मित्रों, ये चुनाव कोई किसी प्रतिनिधि का नहीं है, कोई किसी कैंडिडेट का नहीं है। यह चुनाव बिहार के भविष्य के बारे में तय करने का चुनाव है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। भारत की राजनीति में और भारत के राजनीतिक चाल चरित्र में बहुत अंतर आया है 2014 के बाद। अगर हम याद करें पिछले चुनाव, कुछ समय पहले को याद करें, तो चुनाव में क्या होता था? कौन किस जाति का है, अगड़ा है कि पिछड़ा है, दायां है या बायां है, गांव में है तो गांव के उस तरफ का है, उत्तर का है कि दक्षिण का है, बिहार में है तो वो उत्तर का है या दक्षिण का है, गंगा के उस पार का है या इस पार का है। यानी चयन की प्रक्रिया जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, धर्म के आधार पर, अपने पढ़ाई के आधार पर होता था। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने जो नई संस्कृति, नया चाल, नई चरित्र लाया, वो ये आया कि अब कोई वोट मांगने आता है तो काम के आधार पर उसको वोट मांगना पड़ता है। इस बात को ध्यान रखना। और इसीलिए आजकल राष्ट्रीय जनता दल के भी कैंडिडेट्स वह भी आजकल यह बात करने लगे हैं कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये कभी नहीं बोलते थे। ये तो भाषण देते थे, हम भैंस के पीठ पर बैठल बारी, हम इधर गए बा, हम उधर गए बा। यही करते थे कि नहीं करते थे? यही करते थे कि नहीं 15 साल? इनको अब बिहार की जनता ने बोलने को मजबूर कर दिया है कि हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। करेंगे फिर भी नहीं, करेंगे वही जो पहले करते थे, लेकिन बोलने के लिए मजबूर किया। तो नरेंद्र मोदी जी ने भारत की संस्कृति बदली है, इस कारण से ये हुआ है। इसको हमको समझना।
दूसरी बात, पिछली बार मोदी जी ने कहा था कि मैं 1,25,000 करोड़ रुपए बिहार को पैकेज के रूप में देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। तो उस समय कहते थे कि तो जुमला बात, जुमला जुमला। क्यों? क्योंकि खुद कभी किया ही नहीं था, कभी किया ही नहीं था, इसलिए इनको जुमला लगता था। मित्रों, मैंने बिहार की प्रेस को बुला करके पाई पाई का हिसाब दिया है और मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ के एक्स्ट्रा 40,000 करोड़ और दिए हैं बिहार को। ये ध्यान रखना चाहिए। मोटा मोटा बताना हो तो 10,000 करोड़ रुपए शिक्षा पर दिया है, 6,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य पर दिया है। मैं भारत का स्वास्थ्य मंत्री था। इसमें 6,000 स्वास्थ्य में जो दिया है, इसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का दरभंगा अलग से है, उसके लिए 1,200 करोड़ रुपए अलग से दिए हैं। 7 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए अलग से मैंने 300 करोड़ रुपए दिए हैं और इसके साथ साथ 11 मेडिकल कॉलेज मैंने 3 साल में बिहार को दिया है, उसके लिए 800 करोड़ रुपए अलग से दिए। रोड के लिए अलग से 54,000 करोड़ रुपए, ब्रिजेस के लिए अलग से 14,000 करोड़ रुपए, उसी तरीके से रेल के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, डबलिंग के लिए 22,000 करोड़ रुपए अलग से। इसलिए मित्रों, हम छाती ठोक करके ये कह सकते हैं कि हम मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करके देते हैं। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। आप बताइए, कोरोना में मोदी जी ने 80 करोड़ की जनता को 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल हर व्यक्ति को पहुंचाने का काम किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? पीछे वाले बताएं, किया कि नहीं किया? और ये काम 80 करोड़ की जनता को प्रति व्यक्ति के हिसाब से किया और मार्च महीने से लेकर दीपावली और छठ तक 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं, 1 किलो नमक देने का काम गरीब जनता के लिए किया है। आजकल गांव में जाओ, पूछो राशन है, बोले बहुत बहुत मात्रा में। अपना राशन भी है, दूसरा राशन भी है, मोदी जी का भी राशन। ये व्यवस्था आज किसने खड़ी की? मोदी जी बोलते थे जनधन में खाते खोलो, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? तो कांग्रेस पार्टी बोलती थी इससे क्या होगा, मोदी जी कैसे नेता हैं, लाल किले के प्राचीर पर चढ़ करके खाता खुलवाते हैं। अरे जब कोरोना आया तो 20 करोड़ बहनों के खाते में 500 रुपए 3 महीने के लिए पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? तो जब कोविड था, जब लॉकडाउन था, तो न पोस्टमैन, न पोस्ट ऑफिस, न कोई संचार की व्यवस्था, लेकिन सीधे मोदी जी ने 500 रुपए, 1,500 रुपए 20 करोड़ बहनों के खाते में पहुंचाया और उनके घर में चूल्हा जलने का इंतजाम किया। इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। आप बताइए, क्या ये सच नहीं है कि 8 करोड़ की जनता को 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए गए? दिए गए कि नहीं दिए गए? उनकी व्यवस्था की कि नहीं की? आप बताइए, ये स्वच्छता अभियान में हम सब लोग जानते हैं ना कि स्वच्छता अभियान में के पहले हमारी बहनें घर से, गांव से बाहर झुंड के झुंड निकलते थे कि नहीं? दैनिक नित्य कर्म के लिए, उससे फुर्सत पाने के लिए निकलते थे कि नहीं निकलते थे? हमारी बहनों को दिक्कत होती थी कि नहीं होती थी? इंतजार करती थी कि सूर्यास्त होगा तब जाएंगे, इंतजार करती थी कि सूर्योदय से पहले हम निवृत्त होकर के आएंगे। मोदी जी ने स्वच्छता अभियान के तहत देश में 22 करोड़ इज्जत घर बनाए और बिहार में 1 करोड़ 22 लाख लोगों को इज्जत घर बना करके महिलाओं की इज्जत की रक्षा की है। इस बात को समझना चाहिए। यह है बदलता बिहार, यह है बदलता भारत। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। उसी तरीके से ये किसान भाई, 8 करोड़ 56 लाख किसान, वैसे 10 करोड़ हैं। ममता ने बंगाल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों तक नहीं पहुंचने दी।
उसने भारत को किसानों की लिस्ट नहीं भेजी, लेकिन फिर भी मोदी जी ने 8,56,00,000 किसानों के खाते में 2,000 करके 6,000 करोड़ रुपए सालाना भेजने का काम किया कि नहीं किया? तो मित्रों, ये बदलता भारत है, ये बदलता बिहार है। भारत में 1 लाख करोड़ मोदी जी ने दिया कि नहीं दिया है? अब आपने फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। गिरिराज जी से मैं निवेदन करूंगा, साथ में मैं गोपाल नारायण जी से निवेदन करूंगा, राजीव रंजन जी से निवेदन करूंगा कि आप अपना फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाइए और किसान उस ऑर्गेनाइजेशन में तय करे कि किसान को अपने गांव में क्या चाहिए। उसको कोल्ड स्टोरेज चाहिए, उसको स्टोरेज चाहिए, उसको फैक्ट्री लगानी है जिससे उत्पाद का वैल्यू एडिशन बढ़ेगा, उसको सड़क बनानी है मंडी तक, उसको मंडी की व्यवस्था ठीक करनी है, उसको नए कंप्यूटर लगा करके देश भर में मार्केट में क्या रेट चल रहा है वो जानने की जरूरत है। जो चाहेगा किसान को 1 लाख करोड़ रुपए मोदी जी का फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से किसानों पर खर्च होने वाला है। आप बताइए कि ये सच्चाई नहीं है कि हमारे जो किसान थे वो मंडी में जाते थे तो उनको रेट का पता नहीं चलता था, कभी नहीं पता चलता था। अब मोदी जी ने क्या इंतजाम कर दिया? एक, कि कोई भी किसान किसी मंडी से नहीं बंधा रहेगा, वो जहां चाहेगा वहां अपना उत्पाद बेच सकता है। दूसरा, किसान को अपने उत्पाद का रेट कौन सी मंडी में कितने पर बिक रहा है ये जानने का अधिकार किसान को होगा और जहां चाहेगा वहां बेच सकेगा। ये व्यवस्था है। आप बताइए, लागत का 2.5 गुना 1.5 गुना एमएसपी तय किया कि नहीं तय किया मोदी जी ने? किया। तो इसको समझना चाहिए कि इस तरीके से विकास की दृष्टि से नई कहानी लिखने का काम चल रहा है। और अगर मैं उज्ज्वला योजना की बात करूं, 8 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? ये गैस का कनेक्शन महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता हुई। एक महिला जब गोईठा का चूल्हा जलाती थी या लकड़ी का चूल्हा जलाती थी तो वो दोपहर तक 200 सिगरेट का धुआं कम से कम अपने फेफड़े में ले लेती। लेकिन आज गैस का कनेक्शन आने के कारण महिलाओं में फेफड़े की बीमारी कम होगी और वो आजादी से जी सकेंगी। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से उजाला योजना, एलईडी बल्ब, हम देखो लालटेन युग से एलईडी युग पे जा रहे हैं। हम लालटेन युग से एलईडी युग, बाहुबलियों से निकल करके विकास बल के आधार पर विकास की कहानी लिखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा अंतर है जिसको समझना चाहिए। उसी तरीके से बिहार में 1,22,00,000 लोगों को सौभाग्य योजना में बिजली का कनेक्शन दिया गया। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि घर में बिजली आती है तो विकास आता है, आप गरीब आदमी के विकास का साधन बनता है। 1,22,00,000 लोगों के यहां बिजली पहुंचाने का काम बिहार ने किया और 22 करोड़ सारे देश में किया। यानी 22 करोड़ ऐसे लोग थे जो बिजली के बगैर थे, जिनको बिजली देने का काम किया। आयुष्मान भारत, गिरिराज जी हमारे साथ मंत्री रहे, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, मुझे मौका मिला काम करने का, मोदी जी ने मौका दिया। कौन है? भारत के 10 करोड़ 74 लाख परिवार, यानी 55 करोड़ लोग। 55 करोड़ लोग का मतलब होता है सारी अमेरिका की आबादी, सारी मेक्सिको की आबादी और सारी कनाडा की आबादी। ये सारी आबादी मिला लें तो हमारे भारत का, मोदी जी का आयुष्मान भारत बनता है। ये समझना चाहिए कि इतनी बड़ी हेल्थ की स्कीम दी। और क्या है स्कीम? 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर गंभीर बीमारी के लिए। कितनी बीमारियां? 2022 तरह की बीमारियों के इलाज के लिए गरीब आदमी को 5 लाख रुपए सालाना हेल्थ का कवर मिलेगा। 1.25 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है। 15,500 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। और कौन लोग हैं इसमें? रिक्शा वाला, फिर इसमें जो नाम का सिलेक्शन हुआ है ना, वो बाय प्रोफेशन हुआ है। रिक्शा वाला, रेडी वाला, फेड़ी वाला, ठेले वाला, ये कूड़ादान से कूड़ा इकट्ठा करने वाला, गटर में उतर करके सफाई करने वाला, घर में काम करने वाली मेड सर्वेंट, घर में काम करने वाला नौकर, ऐसे गरीब लोगों को 5 लाख रुपए का सालाना गंभीर बीमारियों के लिए
22,000 तरीके की बीमारियों के इलाज के लिए, प्रोसीजर्स के लिए व्यवस्था भारत सरकार में मोदी जी ने की है आयुष्मान भारत के तहत। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए, इस तरीके से योजना को आगे बढ़ाया। आप बताइए, अब यहां गिरिराज जी बैठे हैं, बहुत हमेशा इच्छुक रहे राम जन्मभूमि के लिए। आपको मालूम है ना कि कांग्रेस पार्टी ने आपको मालूम है ना कि कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल के माध्यम से ये दलील दी थी कि राम जन्मभूमि का फैसला मत कीजिए। कहा था कि नहीं कहा था? ये लटकाना, भटकाना, अटकाना कांग्रेस का कारनामा है, ये कांग्रेस का काम है। लेकिन आपने यहां से हमारे राजीव रंजन जी को जिताया, हमारे गिरिराज जी को जिताया। आपने कमल के निशान पर, तीर के निशान पर बटन दबा करके आपने इनको सांसद बनाया और 6 अगस्त को इन्होंने अपनी उंगली से दबा करके धारा 370 को धाराशाही कर दिया। और मोदी जी जिन्होंने, जो भारत के प्रधानमंत्री दोबारा बने 303 एमपी के साथ, जिनमें से इन लोगों को आपने जिताया, तो सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि की हियरिंग डे बाय डे शुरू की, दिन प्रतिदिन की। फैसला दिया, ध्वनि मत से दिया, एक मत से दिया कि अब राम मंदिर बनेगा तो अयोध्या की धरती पर बनेगा, और वही बनेगा जहां हम चाहते थे। मित्रों, हमारी मुस्लिम बहनों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रिपल तलाक से आजाद करो। कहा था कि नहीं कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सरकार नहीं कर रही थी। आपने मोदी जी को चुना, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को कानून से समाप्त कर दिया और हमारी मुस्लिम बहनों को आजाद कर दिया, मुख्य धारा में शामिल कर दिया, और 21वीं शताब्दी में उनको जीने का अच्छा अधिकार दिया। यह हमको समझना चाहिए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ट्रिपल तलाक के बारे में यहां हमारे लोग बहुत से विरोध में बात कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी वाले, आरजेडी वाले, ये सब विरोध में बात करते थे। आपको मालूम होगा, आप ताजुब करेंगे कि ट्रिपल तलाक, 3 तलाक पाकिस्तान जो इस्लामिक देश है वहां लागू नहीं है, बांग्लादेश में लागू नहीं है, ईरान में लागू नहीं है, सीरिया में लागू नहीं है, मलेशिया में लागू नहीं है, इंडोनेशिया में लागू नहीं है। ये सब मुस्लिम देश है, ये मुस्लिम बहुतायत देश है, यहां पर लागू नहीं है। बांग्लादेश में लागू नहीं है, लेकिन हमारे भारत में, हमारी भारत की बहनों को 3 तलाक जैसे बांधा हुआ था, उससे उनको आजाद कराया, तो आदरणीय मोदी जी ने कराया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, बिहार में एक नई विकास की कहानी मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के मुख्यमंत्री काल में, जब मोदी जी का आशीर्वाद मिला, तब से इसका विकास शुरू हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम भारत के स्वास्थ्य मंत्री, मैं बिहार फोन करता था, यहां तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री थे, वो 1.5 साल घोड़े से उतरे ही नहीं। मैं फोन करूं कि भाई डेंगू के बारे में बताओ, कोई आपकी व्यवस्था करनी हो, कोई जवाब नहीं। अस्पताल बनाने हैं, कोई जवाब दो, कोई जवाब नहीं। मोदी जी मेरे से पूछते थे बिहार का क्या हुआ, मैंने कहा जी वहां कोई खैर खबर लेने वाला ही नहीं है। जब सरकार बनी नीतीश कुमार जी की बीजेपी के साथ, तब मंगल पांडे आए और हमने 11 मेडिकल कॉलेज बिहार को दिए हैं। ये आपको बताना चाहता हूं। एक ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज दिया। आपका वो कौन सा राजेंद्र प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ कौन सा है वो पटना में, क्या नाम है उसका? हॉस्पिटल है वो, हाँ, राजेंद्र मेडिकल इंस्टीट्यूट। उसको 74 करोड़ अलग से मैंने रिसर्च के लिए दिए, वहां एक अलग से मैंने डिपार्टमेंट खड़ा किया। पटना का एम्स को चालू कराया और दरभंगा के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया। ये काम 3 साल के अंदर करके दिया है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे ही सड़कों का जाल, वैसे ही रेलवे का काम, हर एक जगह आप बताइए, फ्लाईओवर्स बने पिछले 3 सालों में बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं?
फ्लाईओवर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और ये रेलवे के ऊपर से ओवरब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मित्रों, मोदी जी हैं तो विकास है, नीतीश जी हैं तो विकास है, आरजेडी है तो आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। आप जानते हैं, आप समझते हैं। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग भूल गए होंगे, एक जमाना आ गया था कि डाक बंगला चौराहा में 5 बजे के बाद कोई खड़ा नहीं हो सकता था। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? आपके यहां के डॉक्टर और इंजीनियर शाम को 5 बजे के बाद निकलते नहीं थे। अपहरण उद्योग बन गया था कि नहीं बन गया था? क्या ये सच नहीं है कि लालू जी के जमाने में गोपालगंज का दलित डीएम, जिसका नाम कृष्णैया था, उसको गाड़ी से खींच करके उसकी जान ली थी कि नहीं ली थी? शहाबुद्दीन ने 2 भाइयों को तेजाब में जलाया था कि नहीं जलाया था? वो दंदना रहा था कि नहीं दंदना रहा था? आज के डीजीपी को शहाबुद्दीन ने गोली मारी थी कि नहीं मारी थी? और फिर भी दंदना रहा था कि नहीं दंदना रहा था? जब नीतीश कुमार की सरकार बनी और वो मुख्यमंत्री बने, तब शहाबुद्दीन जेल के अंदर गया और लोगों में आतंक समाप्त हुआ। ये हमको समझना है। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप ध्यान में रखिए, क्या कभी लालू की पार्टी ने कभी माफी मांगी बिहार की जनता से? कभी मांगी? कभी कहा कि आपके साथ हमने गलत किया? इसका मतलब वो आगे भी वही करेंगे, यही उनका मतलब है। कोई सेवा भाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, वही काम है, अपहरण, डकैती। और सुन लीजिए, ऊपर से आरजेडी तो अराजकता पे विश्वास करती ही है, दोस्ती कर ली माले के साथ। अब वो वामपंथी जो देश को खंडित करना चाहते हैं, जो टुकड़े टुकड़े की बात करते हैं कि नहीं करते? 19 सीटें तुमने उनको वैसे दे दी, 9 उनके सहयोगियों को दे दी, 10-12 सीटें उन्होंने तुम्हारी आरजेडी से ले ली। ये माले ने तो आरजेडी हाईजैक कर दी, हाईजैक कर दी। क्या आप ऐसे अशांति चाहते हैं बिहार में? क्या आप इस तरीके का व्यवहार चाहते हैं बिहार में कि जिसमें अशांति रहे? इछरी कांड याद है ना? स्वयंसेवकों को, आपके ध्यान में होगा, स्वयंसेवकों को मारा गया था वामपंथियों के द्वारा। पिपरा कांड याद है ना? ये सब कांड कब हुए थे आपको मालूम है ना? मित्रों, इसके साथ और मिल गई है वो कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस पार्टी आजकल पाकिस्तान की वकील बनी हुई है। कैसे? राहुल गांधी बोलेंगे 370 पर, तो हमारे इमरान साहब राहुल के स्टेटमेंट को लेकर के यूएन जनरल असेंबली में दलील देने जाते हैं, यानी राहुल बने पाकिस्तान के वकील। शशि थरूर भारत को लाहौर के मंच पर गाली देते हैं और पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। मणिशंकर अय्यर बोलता है बिहार भारत में मोदी जी से बचाओ, कहां बोलता है? पाकिस्तान में जाकर के। पी चिदम्बरम बोलते हैं कि मैं धारा 370 को हटाऊंगा। हटती है धारा 370? हटती है? मित्रों, एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान, ये बात हम लोगों ने कही थी, इसको हम लोगों ने पूरा किया। इसलिए मित्रों, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताने आया हूं कि चुनाव की दृष्टि से आप सब लोग अपने अधिकारों को पहचाने और आप चुनाव में एनडीए के कैंडिडेट्स को विजय हासिल करें। यह जीत किसी कैंडिडेट की नहीं होगी, यह जीत किसी व्यक्ति की नहीं होगी, यह जीत बिहार की होगी और बिहार के विकास के लिए लगाया गया दौर होगा। इसको हमको समझना चाहिए। आप सब लोग इस बात को पूरा करेंगे, मेरा विश्वास है। आपने मेरी बात सुनी और आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में इतने ध्यान से बैठ करके सुन रहे हैं। मुझे इससे पूरा ध्यान में आता है कि बिहार राजनीतिक चेतना की भूमि है, बिहार देश को आगे दृष्टि देने वाली भूमि है और बिहार अपने हित का फैसला करना अच्छे तरीके से जानती है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार।